अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मामले को एक मरतबा फिर तवालत देते हुए जजिस कमेटी को बेंच के दोबारा तश्कील के लिए मामला भिजवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत में क्या हुआ और हसानुल्लाह न्याज़ी जो कि इमरान खान के भांजे हैं और उसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हफीज़ुल्लाह न्याज़ी के फ़र्जंद हैं, उनके मामले के ऊपर उनके वालिद यानी हफीज़ुल्लाह न्याज़ी कमरा अदालत में अब दीदा हो गए और जो वो मनाजिर थे उनको भी कुछ कोशिश करूँगी कि आपके सामने रखूँ। तो आज की समाअत के मुतालिक अगर ब्रीफली बताऊँ तो आज की समाअत में सबसे पहले तो ये बताया गया कि जो 105 अफराद में से 20 अफराद हैं उनको ईद उल फितर से पहले मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में सज़ाएँ मुकम्मल होने पर छोड़ दिया गया था और अटॉर्नी जनरल ने उससे मुतालिक अपनी CMA अदालत के सामने रखी। अब यहाँ पर अदालत की जानिब से ये सवाल किया गया कि इन 20 अफराद को जिनको कि आपने छोड़ दिया है, इन 20 अफराद का ये बता दीजिए कि क्या कोई फ़ैसला सुनाया गया था या फिर इन अफराद को वैसे ही कि उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ तो छोड़ा गया है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि जो 20 अफराद छोड़े गए हैं उनके कुछ माह की सज़ाएँ मुकम्मल हो चुकी थी, जबकि उनके साल या कुछ ऊपर के जो माह रहते थे उन्होंने छूट देकर रिहा कर दिया गया ईद उल फितर से पहले। यहाँ बेंच के ही रुकन जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने ये सवाल किया कि क्या आपने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे रखा है कि फ़ौजी अदालतें हतमी फ़ैसला नहीं सुनाएंगी इस मामले पर जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फ़ैसला नहीं कर लेती, तो जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने ये सवाल किया कि ये बताइए कि क्या ये अफराद छोड़े गए हैं इनसे मुतालिक फ़ैसला सुनाया मिलिट्री कोर्ट्स ने? तो अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि ज़ाहिर है कि जिनको छोड़ा गया है उनका फ़ैसला सुना के ही छोड़ा गया है। तो अदालत ने जिन अफराद को छोड़ा गया है उनके ट्रायल का रिकॉर्ड मांगा। अब रिकॉर्ड मांगने से पहले अदालत को पूछना ये चाहिए था कि जब हमारा ऑर्डर है कि आप इन सिविलियंस का जो कि फ़ौजी तहवील में है उनसे ट्रायल मुकम्मल करने के बाद नहीं फ़ैसला उनसे मुतालिक सुना सकते, तो कैसे सुना के इन अफराद को छोड़ा गया? तो खैर ये सवाल बेंच ने नहीं पूछा। उसके बाद जब ये 20 अफराद वाला मामला हल हो गया तो बेंच गया असल उस मुद्दे के ऊपर जो बेंच के एतराज़ का मामला, यानी अभी केस के मेरिट्स को टच नहीं किया है बल्कि बेंच के ऊपर एतराज़ कि ये बेंच इस केस को नहीं सुने, उस पर दलाइल तलब किए गए। तो पहले ख्वाजा अहमद हुसैन है जो कि जवाद ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके वकील हैं, उन्होंने आकर ये कहा कि वो पहले भी बेंच के ऊपर एतराज़ कर चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उनके ही एतराज़ करने पर बेंच में ये केस सुनने से माजरत की थी। उसके बाद ये बेंच बनाया गया तो उन्होंने दोबारा ये एतराज़ किया है कि पिछले साल जब ये सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक चैलेंज करने वाली दरख्वास्तें आई थी जो कि 184(3) के अंदर दायरे इख्तियार में थी, तो उन दरख्वास्तों के साथ ही तब जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि बेंच से अलग हो गए थे और इस बुनियाद पर उन पर वफाकी हुकूमत ने एतराज़ उठाया था कि वो जवाद ख्वाजा के रिश्तेदार हैं, और उसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी जो कि बेंच में ही आखिर तक रहे, उन दोनों ने लार्जर बेंच बनाने की अपने अपने नोट्स में जो कि उन्होंने लिखे थे उसमें बात की थी। इस पर बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये कहा कि क्या एक जज के जस्टिस याया अफरीदी के नोट को रेफ़र करते हुए ने कहा कि एक ऐसा जज जो आखिर तक उस केस की समाअत भी करता रहा लेकिन उसने अपने इजाफी नोट के अंदर ये कह दिया कि लार्जर बेंच ये मामला सुने, उस पर रिलाई करके क्या ये अदालत अब ये केस सुनने से इनकार कर दे और वापस जजेस कमेटी को ये मामला भेज दे? तो इस पर जो कि वकील थे सामने, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सिर्फ जो नोट्स है उनका आपको हवाला देकर ये आपसे दरख्वास्त की जा रही है कि क्योंकि इस केस के अंदर सिर्फ एक नुक्ते पर फ़ैसला होना है और वो ये कि क्या किसी सिविलियन का आइनी तौर पर जो ट्रायल है या उसकी सज़ाएँ हैं वो मिलिट्री कोर्ट से हो सकती हैं या नहीं हो सकती। अब ये इतना अहम आइनी नुक्ता है कि इसके ऊपर जो समाअत है वो एक लार्जर बेंच को ही करनी चाहिए ताकि ये मुद्दा हल हो जाए। अब इस पर जब मज़ीद दलाइल तलब किए गए तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने थोड़ा रास्ता दिखाया वकील को और उन्होंने ये कहा कि आप ये बात क्यों नहीं करते कि जब हम 6 रुकनी बेंच बैठ के फ़ैसला कर रहे हैं, अगर आखिर में 3 जजेस की राय कुछ और 3 की कुछ और हुई तो ऐसे तज़ाद आ जाने में, और वो भी बराबर के दोनों तरफ जजेस हुए, तो इस तज़ाद पर हम क्या करेंगे और फिर कौन सा फ़ैसला प्रिवेल करेगा? ये मुद्दा भी उठाया गया कि आप इन वाली ऑब्जेक्शंस को लेकर चलें। फिर बेंच के ही रुकन जस्टिस शाहिद वहीद ने ये कहा कि अगर 3-3 से फ़ैसला आता है इस मामले का तो फिर तो यही होगा कि जो ओरिजिनल केस का फ़ैसला होगा वो प्रिवेल करेगा, यानी कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। ये इसी बात पर इत्तफाक किया अटॉर्नी जनरल ने और बेंच के बाकी जजेस ने भी। ये होगा कैसे? ये तो तभी होता जब इस केस को मेरिट पर सुना जाता, लेकिन आज इस केस की समाअत के बाद दोबारा से इस मामले को जजेस कमेटी को भेज दिया गया है। खैर, वकला ने अपने आर्ग्यूमेंट जारी रखे
और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये सवाल किया वकला से कि क्या आपको एतराज़ है कि इस बेंच में जो सारे जजेस बैठे हैं उनमें से किसी के ऊपर भी, तो उनको ये बताया गया कि हमें किसी जज पर एतराज़ नहीं है, बल्कि हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से जुड़ा मामला है, इस केस के अंदर ये डिसाइड होगा कि क्या किसी सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है या नहीं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुने। उसके अलावा जिन फैसलों का हवाला दिया गया, जिसमें 21वीं आईनी तरमीम का फैसला भी है कि उस फैसले से के अंदर जो ये तय हुआ था कि सिर्फ दहशतगर्दों का कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना था, तो वो फैसला भी इफ़ेक्ट होगा, इस जो बेंच का फैसला होगा। तो इसलिए क्योंकि वो फुल कोर्ट था, ये 6 रुकनी बेंच है, उसमें जो मेजॉरिटी का फैसला था रावलपिंडी बार वाले केस में 21वीं आईनी तरमीम के, वो था 7 जजेस का। तो फिर ये कहा गया कि 6 जजेस अगर बैठ के इस मामले को सुनेंगे तो भी आईनी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। खैर, ये तमाम तरह एतजाज़ सुनते हुए बेंच का कुछ मूड यही लगना शुरू हो गया कि अब वो मामला कमेटी को वापस भिजवा रहे। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता जिसके ऊपर बार बार जोर दिया गया वो ये था कि जजेस के ऊपर वकला ने ये कहा कि हमें जजेस पर एतराज़ नहीं है, बल्कि हमें बेंच के ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये कहा कि अगर आपको इस बेंच के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर किसी और सुप्रीम कोर्ट को ये मामला या फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखें 5 जजेस जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दे चुके, बात ख़त्म हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ है कि वो जवादिस ख्वाजा के रिश्तेदार हैं, उनको इस केस में नहीं होना चाहिए, वो इस केस को सुनने से माजरत कर चुके। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उस वक्त ये कहकर माजरत की थी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर फैसला नहीं किया था जस्टिस उमर अता बदयाल ने, जब वो चीफ जस्टिस थे, तो तब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये केस सुनने से माजरत की थी। लेकिन अगर चीफ जस्टिस चाहें तो इस केस को सुन सकते हैं। तो 5 जजेस वो हो गए, 2 जजेस एडिशनली चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह 7 हो गए, और उसके बाद 6 जजेस ये हैं। और अगर इन 13 जजेस का हिस्सा देखा जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एक ही जज इनके अलावा बाकी बचते हैं। तो जाहिर है कि इन्हीं जजेस पर कुछ मुश्तमिल एक बेंच तो तश्कील दिया जा सकता है। बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल को शामिल किया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा या अब आगे क्या किया जाएगा ये डिसाइड होना है। खैर, आज की समाअत में इसके बाद काफ़ी देर इस बात पे बहस होती रही कि अगर 3-4 का तनासुब या 3-3 का तनासुब आ जाता है बेंच के फैसले में तो ऐसी सूरत में क्या होगा। तो जाहिर है कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो बनते हैं बेंचेस वो ऑड नंबर के जजेस से बनते हैं, यानी 7 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा, 3 रुकनी बेंच होगा, 9 रुकनी बेंच होगा, ताकि ये बराबरी वाला जो फैसला आने का अंदेशा है उसको ख़त्म किया जा सके। खैर, इस केस के अंदर एक ही मुद्दा तय होना है और वो ये कि क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि जो भी बेंच बनेगा उस बेंच में कुछ जजेस की राय होगी कि हो सकता है और कुछ की होगी कि नहीं हो सकता, अपनी अपनी रीजंस देंगे, तो इसके लिए लार्जर बेंच बनाया जा सकता है। लेकिन अब देखना ये भी है कि क्या जजेस इंतज़ामी कमेटी अब कोई लार्जर बेंच बनाएगी या फिर इसी बेंच को दोबारा समाअत के लिए भेज दिया जाएगा। क्योंकि आज जब वकला से ये पूछा गया कि अगर जजेस कमेटी यही बेंच दोबारा से भेज देती है तो फिर आप क्या करेंगे, तो वकला ने ये कहा कि वो सर झुका देंगे इसी बेंच के सामने, क्योंकि उन्हें बेंच के किसी रुकन पर एतराज़ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ आइनी मसला होने की वजह से ये चाहते हैं कि इसको लार्जर बेंच सुने। खैर, सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने रिकॉर्ड मंगवाया मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का, किस हैसियत में मंगवाया नहीं पता, क्योंकि अब बेंच तो वापस अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा इस टाइम पर कोई भी बेंच, तो फिर रिकॉर्ड किस हैसियत में मंगवाया। खैर, अटॉर्नी जनरल को ऑर्डर हुआ है, वो रिकॉर्ड पेश करेंगे। उसके अलावा जब बेंच ने ये कह दिया कि वी आर रेफरिंग दिस मैटर बैक टू द कमेटी, वो ये कहकर उठने लगे थे कि हफीजुल्लाह न्याजी जो कि हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं वो मौजूद थे कमरा अदालत में, और आपको पता है कि वो इमरान खान के बहनोई हैं और उनके बेटे हसानुल्लाह न्याजी इसी तरह जो 9 और 10 मई के वाक़यात हैं और उससे आगे पीछे मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे थे, लेकिन उनको भी मिलिट्री तहवील में ले लिया गया था। और फिर उनको मिलिट्री तहवील में लेने के बाद फैमिली से मिलने की इजाज़त तो थी, लेकिन पिछले 6-7 दिन से मुसलसल सोशल मीडिया पर भी ये खबर आ रही थी और इसकी तस्दीक भी आज हफीजुल्लाह न्याजी ने कर दी कि उनके फर्जंद यानी हसानुल्लाह न्याजी को मिलिट्री तहवील से गायब कर दिया गया है और उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा। और हफीजुल्लाह न्याजी जब आज रोस्टम पर आए तो कुछ जाहिर है कि एक इमोशनल सा माहौल अदालत में क्रिएट हो गया था। दीगर जो लोग तहवील में हैं मिलिट्री के, उनकी फैमिलीज़ भी कमरा अदालत में मौजूद थी, लेकिन जाहिर है कि हफीजुल्लाह न्याजी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका नॉलेज है, उनका केडर कुछ अलग था। वो रोस्टम पर आए, उन्होंने अदालत से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि 6 रुकनी बेंच इस केस को सुने या 9 रुकनी बेंच सुने, मैं एक बाप हूँ और मेरा बेटा जो कि मिलिट्री तहवील में है पिछले 8-9 माह से मुसलसल जिस्मानी रिमांड पर है और ये जिस्मानी रिमांड होना भी ड्रैकोनियन है,
अदालत उस नुक्ते को तो देखेगी, लेकिन पहले मुझे ये बता दीजिए कि मेरा बेटा कहाँ है, क्योंकि इतने दिनों से मुझसे नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमें ये बताया गया कि वो फ़ौजी तहवील से गायब कर दिया गया है, तो फिर मेरा बेटा कहाँ है। जो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हैं, उनके हाथ पे कैनोला भी लगा था, यानी कुछ पता चल रहा था कि वो बीमार हैं, और जब वो बोलना शुरू हुए तो वो आपदीदा हो गए। लेकिन उन्होंने बावाज़े बुलंद अदालत को मुखातिब करके, और जो जहाँ जजेस बैठते हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का लोगो लगा होता है, और उस लोगो का हवाला देते हुए ये कहा कि आप फ़हुकुम बैनन्नास नास बिल हक़ के ऊपर अमल करें और आप अपने इख्तियारात को समझें, तो आप कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। मेरा बेटा मुझे नहीं मालूम कि कहाँ है, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर बीत रही है वो आप में से किसी के ऊपर भी नहीं बीत रही, और आपको लगता है कि क्या मुझे रातों को नींद आती होगी जब मेरा बेटा मुझे मालूम ही नहीं है कि कहाँ पर है। तो इस मामले में कुछ किया जाए। अटॉर्नी जनरल, जो कि रोस्टम में उनके बराबर ही खड़े थे, उन्होंने कहा कि वो आज ही इस मामले को देखते हैं, और फिर अदालत ने ये हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि आप इनका मामला रिजॉल्व कर दें। खैर, अटॉर्नी जनरल हफीज़ुल्लाह न्याज़ी से मुलाकात भी कर लेंगे, उनका मामला रिजॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन मुसलसल इस केस के अंदर जो एक मसला है या जो एक अमर है जिसको देखने की ज़रूरत है, वो ये है कि अक्टूबर में फ़ैसला आता है, यानी 9 और 10 मई के वाक़े के जो गिरफ़्तार अफराद हैं वो तकरीबन मई में ही गिरफ़्तार हो गए थे। 1 साल मुकम्मल होने को है, तब उस केस को सुना गया। आर्टिकल 184(3) का फ़ैसला दिया गया 23 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपीलें आती हैं। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर पहली समाअत 13 दिसंबर 2023 को होती है, दूसरी समाअत 29 जनवरी 2023 को होती है, और तब बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जो 6 रुकनी बेंच उस केस की समाअत कर रहा था, अब वो उस केस की समाअत नहीं कर रहा, क्योंकि जो बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने केस सुनने से माजरत कर ली है, और क्योंकि उनके ऊपर एतराज़ हुआ था। उसके बाद नया बेंच बनता है। अगेन नया बेंच भी उसी एतराज़ के साथ बनता है कि पहले 6 जजेस थे, फिर 6 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया जाता है, और उस बेंच के ऊपर भी दरख्वास्त गुजारों के वकला एतराज़ करते दिखाई देते हैं। इस केस के अंदर आज की समाअत में वकील फैसल सिद्दीकी से जब ये पूछा गया कि आपका क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि 85 अफराद अब भी सिविलियन मिलिट्री तहवील में हैं, तो इस केस को लटकाना नहीं चाहिए, बल्कि यही बेंच फ़ैसला कर दे, पर हमें फ़ैसला चाहिए। अब उनका पॉइंट पर्टिनेंट इसलिए था कि अब मामला वापस जजेस कमेटी को गया है। जजेस कमेटी इस हफ्ते बैठती है, अगले हफ्ते बैठती है, नया लार्जर बेंच तश्कील देती है, वो फिर अलिफ से ज़ारा मामला शुरू होगा, फिर मेरिट के ऊपर दलाइल सुने जाएंगे, फिर फैसला होगा कि क्या सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो या ना हो। और इस दौरान वो जो 85 अफराद अब मिलिट्री तहवील में रह गए हैं, वो मुसलसल वहाँ रहेंगे, वो सफ़र करते रहेंगे, उनकी फैमिलीज़ को बताया जाएगा या पता चलेगा कि उनके अहले खाना, उनके जो जानने वाला या जो भी शख्स जेल में है वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो ये एक सफरिंग है। बुनियादी इंसानी हकूक़ इससे इसलिए जुड़े हैं कि अगर एक दफ़ा आप सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करने की या फिर इतने लंबे अरसे तक सिविलियंस को फ़ौजी तहवील में रहने की इजाज़त देंगे, तो आइंदा भी यही होगा। और अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक और बेंच बना दिया जाता है, फ़र्ज़ करें 6 रुकनी बेंच, 7 रुकनी बेंच, 9 रुकनी बेंच भी बना दिया जाता है, और वो बेंच आकर ये फ़ैसला करता है कि नहीं, सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट का मरकज़ी केस का जो फ़ैसला था वो दुरुस्त था, सिर्फ वो उन शिक्कों को जो कि आर्मी एक्ट की शिक्कें थी उनको बहाल कर देता है। तो फिर ये बताइए कि पिछले 1 साल से ये जो 105 अफराद, जिनमें से 20 को छोड़ दिया गया है, वो फ़ौजी तहवील में हैं, उनके 1 साल को कंपनसेट कौन करेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ATC कोर्ट्स के अंदर इस मामले को लाया जाता है, तो फिर ATCs का जो फ़ैसला है वो ज़्यादा संगीन हो सकता है फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले से। लेकिन फिर भी मसला यहाँ पर ये है कि कम से कम ATCs से ज़मानत तो मिल जाती है। मिलिट्री कोर्ट्स में कोई ज़मानत का तरीक़ेकार है? आज हमारे जजेस बैठ कर ये कह रहे हैं कि जिन अफराद को आपने छोड़ा उनके ट्रायल की तफसीलात हमें ला कर दें, ताकि हमें पता चले आप किस प्रोसीजर से ट्रायल करते हैं। तो जब हमें मालूम ही नहीं है कि वो किस प्रोसीजर से ट्रायल करते हैं, तो क्या यहाँ पर मुद्दा या क्या वजह है जिसकी वजह से आपने इस ट्रायल की इतने अरसे से एक तरह इजाज़त ही दे रखी है? इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि मुहाफ़िज़ है बुनियादी इंसानी हकूक़ की, यहाँ पर एतराज़ात बेंचेस के ऊपर, ये जज होना चाहिए, ये जज नहीं होना चाहिए, जजेस की आपस की पॉलिटिक्स, वहाँ बैठ कर एतराज़ात करना, वकला के आपस में तज़ाद, इन सारे मामलात में जो सफ़र करे वो 85 लोग हैं जो कि मिलिट्री तहवील में हैं, और उन 85 फैमिलीज़ का क्या हाल होगा जिनके 85 अफराद अंदर है, इससे मुतालिक कोई बात नहीं करता। और अभी भी आप देखिए कि कब हमारी फाजिल सुप्रीम कोर्ट को वक्त मिलता है कि वो बैठे, नया बेंच बनाए और उसके बाद फ़ैसला करे कि क्या सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। और यहाँ पर फिर ये भी देखना होगा कि क्या कोई इतनी हिम्मत करके सवाल करता है कि क्या किसी फ़ौजी का ट्रायल सिविल अदालतों में होता है या नहीं।
हम सबका जो हाल है इस सारे केस के अंदर कुछ अजीब ही है। और आज जो कमरा अदालत में माहौल आखिर में बन गया था, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो कि एक शख्स सामने आए, अगर बाकी सारी फैमिलीज़ भी सामने आए तो आप सोचें कि यहाँ पर क्या होगा, सफरिंग किस हद तक है। लेकिन खुदा करे कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द वक्त मिले, वो जल्द बेंच बनाए और ये मामला जल्द ही रिजॉल्व हो, जो कि होता नज़र नहीं आता। आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।